स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछली क्लास में हमने धन विधेयक समझा था और उससे पहले हमने बताए थे इनके प्रकार कि ये कितने प्रकार के होते हैं। धन विधेयक के बाद में हमने कहा था कि हम फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक समझेंगे, तो आज उसी के साथ हैं। देखिए पीछे लिखा हुआ है कि वित्तीय विधेयक। अगर इसके बारे में आपको देखना हो तो आप संविधान के आर्टिकल 117, ठीक है, अनुच्छेद 117 में आप जा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके प्रावधान सारे वहीं पर दिए गए हैं। देखिए बड़ा जटिल टॉपिक था धन विधेयक भी, और ये भी कुछ इससे मिलता जुलता है। इनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल रहता है, कन्फ्यूजन बड़ी रहती है। तो फिलहाल हम इसके जो तकनीकी पक्ष हैं, इसका हमने उसका भी प्रोसीजर बताया था आपको धन विधेयक का, कि भी किस तरह से वो पेश होता है, लोकसभा में कैसे पेश होता है। वो लोकसभा को उसमें ज़्यादा शक्तियाँ हैं, राज्यसभा को तो नाम मात्र की शक्तियाँ लगभग खत्म सी हैं। तो और राष्ट्रपति किस तरह से उस पर वर्क करता है, यानी कि उसकी पूर्व अनुमति से जो है धन विधेयक पास होता है। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो आज हम समझेंगे कि वित्तीय विधेयक क्या है। फिर इसमें आपको कन्फ्यूजन सी अगर क्रिएट होगी तो हम लास्ट में एक दो पॉइंट ऐसे समझेंगे जो फाइनली होंगे, जिससे हम इनमें एक अंतर क्रिएट कर सके, एक सेंस क्रिएट कर सके कि किस तरह से इनमें अंतर होता है, चाहे वो तकनीकी पक्ष हो, प्रोसीजर के रूप में हो, या फिर टोटली क्या डिफरेंस इनमें होता है वो देखेंगे। देखिए वित्तीय विधेयक के बारे में 117 में चर्चा की गई है। धन विधेयक का मतलब धन से है, वित्तीय विधेयक का मतलब है धन प्लस व्यय, यानी कि खर्च भी इसी के अंदर शामिल किया जाता है। देखिए धन विधेयक, वित्तीय विधेयक के अंदर किस तरह के मतलब विषय आते हैं, तो वो हम आपको एक बार बता दें कि भी देखिए पहली बात तो वित्त से संबंधित है ही। देखिए वित्त का मतलब ये है कि किसी को, वित्त फाइनेंस का मतलब होता है जब किसी को धन का अधिकार मिल जाता है खर्च करने का, कि भी अपनी इच्छा से खर्च कर सके। वित्त का मीनिंग होता है ये, ठीक है। सरकार का राजस्व जो रहता है, मैं अब आपको बता रहा हूं कि कौन से विषय हैं जिनके अंतर्गत निर्धारित हो कि भी ये बिल कौन सा बिल है। सरकार के राजस्व संबंधी जितने भी विषय आएंगे तो वित्तीय विधेयक यानी कि वित्त विधेयक के अंतर्गत आएंगे, या फिर उनके व्यय या खर्च, ये सब विषय जो आएंगे, इस तरह के विषय यानी कि वित्त से संबंधित विषय, सरकार का राजस्व या खर्च, या फिर टैक्स को बढ़ाना घटाना, ये सब नॉर्मल विषय हैं जो हमारा ये वित्तीय विधेयक है इसके। फिलहाल हम इसमें समझते हैं कि किस तरह से ये मतलब कितने प्रकार के वित्त। अच्छा, वित्तीय विधेयक में भी टाइप्स हैं, धन विधेयक में तो कोई प्रकार नहीं था, लेकिन वित्तीय विधेयक में भी प्रकार हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके प्रकार हैं और कैसे इनमें डिफरेंस आपको समझ आएगा। 117 में तो चर्चा की गई है वित्तीय विधेयक की, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वित्तीय विधेयक। थोड़ा ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो चीज़ समझ में ना आए और उनको लिख लेना। देखिए वित्तीय विधेयक जो है 3 प्रकार के हैं। इनको मतलब एक तरह से सुविधा जिससे हो सके चीज़ों को समझने में, 3 प्रकार से इनको बांटा गया है सुविधा के अनुसार। पहले को हम धन विधेयक बोलते हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि धन विधेयक तो बता दिए कहाँ से आ गया। ये वही धन विधेयक है जिसकी चर्चा 110 में की गई है, आर्टिकल 110 में मैंने आपको बताया था। तो अच्छा, अब आप इससे समझ गए होंगे कि धन विधेयक भी वित्तीय विधेयक का ही एक प्रकार है, यानी कि वित्तीय विधेयक में से ही धन विधेयक निकलता है। धन विधेयक कोई अलग थोड़ा ही है, इसी में से निकलता है। यानी कि वित्तीय विधेयक का एक भाग जो है धन विधेयक भी है, ठीक है। तो इसको तो हम समझ चुके हैं, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें देखना है डिफरेंस भी तो इसी देखना है हमें। ये चीज़ें तो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। अब देखिए एक टाइप फर्स्ट है इसमें, यानी कि प्रकार फर्स्ट, वित्तीय विधेयक प्रकार फर्स्ट एक टाइप फर्स्ट है। इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 117 के क्लोज फर्स्ट में। अगर टाइप फर्स्ट देखना है आपको तो 117 का क्लोज फर्स्ट देखिए, तो उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं कि कौन से टाइप प्रकार के वित्तीय विधेयक होते हैं। देखिए, और एक है टाइप सेकंड के वित्तीय विधेयक, इनकी चर्चा की गई है आर्टिकल 117 के क्लोज थर्ड में। तो हम इन दोनों को देखना है, क्योंकि वित्तीय विधेयक तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वित्तीय विधेयक जो है, जो धन विधेयक है, वित्तीय विधेयक का ही एक प्रकार है, तो वो तो हम देख चुके हैं। अब हमें टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड पढ़ना है, यानी कि जिनकी चर्चा 117 के क्लोज फर्स्ट में और क्लोज थर्ड में की गई है, उनको हमको देखना है। तो देखो अब हम किस तरह से इनको समझेंगे, एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमको कंपेयर करने, क्योंकि बड़ा जटिल है, इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता बच्चों को।
तो हम अंत में डिफरेंस, पहले तो इसका तकनीकी पक्ष ही देख लेते हैं, या प्रोसीजर का जो पक्ष है वो देख लेते हैं, ताकि हमको एक डिफरेंस करने में आसानी हो। देखिए, दो टाइप हमने आपको बता दिए, अब मैंने इसके दो भाग बना लिए। यहाँ पर मैंने आपको टाइप फर्स्ट लिख दिया, और यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया टाइप सेकेंड। ठीक है जी, ये लिख दिया। देखिए, पहला अंतर तो इनमें यही है, पहला अंतर आप देख लीजिए, पहला अंतर तो इनमें यही है। इस की चर्चा 117 के पार्ट ए में की गई है, यानी कि क्लोज फर्स्ट में, और इसकी चर्चा की गई है 117 के थर्ड में। ठीक है, तो इनकी व्यवस्था भी अलग की गई है, तो एक तो डिफरेंस यही हो गया। ठीक है, अब विषय देख लेते हैं हम कि भी विषय कौन कौन से आते हैं इनके अंदर। देखिए, इसके टाइप फर्स्ट जो वित्तीय विधेयक है उसके अंदर विषय आते हैं जो आर्टिकल 110 था, यानी कि वित्तीय, जो हमारे पास धन विधेयक था, तो धन विधेयक तो इसी में है, तो धन विधेयक के तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं, धन विधेयक के विषय, और प्लस जो इससे बाहर के विषय हैं वो भी आते हैं। अब सीधा सा आप समझ सकते हो कि धन विधेयक का अगला रूप है ये, क्योंकि धन विधेयक का, क्योंकि आर्टिकल इसका मतलब है धन विधेयक, ये धन विधेयक हो गया ना, तो धन विधेयक तो आएगा ही, प्लस जो इसकी परिधि के बाहर के जो विषय हैं वो भी इसमें आएंगे, यानी कि एक तरह से धन विधेयक का अगला रूप है टाइप फर्स्ट। तो ये आप समझ लीजिए, एक डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है, धन विधेयक में फिलहाल हम कंपेयर कर रहे हैं इन्हीं दोनों की, कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में जो है क्या डिफरेंस है, तो ये समझते हैं। इसमें बिल्कुल अलग विषय आते हैं, इसमें अलग विषय ये आते हैं कि जो भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि, हमने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि इससे ही जो एक तरह से संचित, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। देखिए, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के जो विषय हैं वो टाइप सेकंड में आते हैं वित्तीय विधेयक में। देखिए, भारित व्यय का मतलब है, अच्छा हम एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं, बार बार हम देख रहे हैं कि जो धन विधेयक था उसमें धन जो है मतलब आ रहा था ज़्यादातर विषय में, और इसमें धन बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि विकास कार्य में लग रहा है, ये खर्च हो रहा है, तो ये व्यय करा रहा है, व्यय हो रहा है इसमें संचित निधि से। जो भारत की जो जमा पूंजी जो जिस निधि में रहती है वो संचित निधि है, यानी कि एक तरह से अकाउंट है ये भारत सरकार का, तो इसमें निधि रहती है, इसमें पैसा रहता है, तो उस पर जो भारित, यानी कि उस पर जो जितने भी खर्चे हैं वो उस पर डालने हैं, तो इस तरह की जो विधि बनाई जाएगी, इस तरह का जो विधेयक लाया जाएगा, तो वो सेकेंड टाइप में लाया जाएगा, यानी कि वित्तीय विधेयक के टाइप सेकेंड में। तो अब इसका विषय बदल गया, इसके विषय वो हैं जो धन विधेयक के भी हैं और उससे बाहर के भी, और इसके विषय वो हैं जो भारत की संचित निधि से संबंधित जितने भी जो मतलब विषय हैं उन पर जो भारित व्यय हैं, यानी कि जिससे जैसे कि संवैधानिक पदाधिकारियों की जो तनख्वाह है वो इस पर ही भारित है, तो इस तरह के विषय जो है वो टाइप सेकंड में आएंगे, आप ये समझिए। ठीक है, देखो अब तीसरा पॉइंट देखियो, तीसरे पॉइंट का मतलब है कि इस टाइप को लेके आया जा सकता है लोकसभा में। लोकसभा का मतलब है कि इसका जो टाइप फर्स्ट है उसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है नहीं, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता शुरू में, उसके बाद जाएगा हालांकि राज्यसभा में, लेकिन स्टार्टिंग में जो है लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये जो टाइप फर्स्ट है ना, तो कुछ कुछ मैच कर रहा है धन विधेयक से, ठीक है, क्योंकि इसमें धन विधेयक का भी एक पार्ट शामिल है ना। ये देखिए, इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, क्योंकि दो ही सदन है संसद के, राज्यसभा और लोकसभा। तो अब इन दोनों में ये भी डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अब आप समझिए कि धन विधेयक में और जो हमारा वित्तीय, ये सारा तो हम वित्तीय विधेयक ही पढ़ रहे हैं, तो वित्तीय विधेयक में और धन विधेयक में एक डिफरेंस ये भी है कि भाई वित्तीय विधेयक का एक प्रकार ऐसा भी है जिसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है नहीं, लेकिन जो धन विधेयक था उसको सिर्फ जो है लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, जो इससे मैच करता है कुछ कुछ। तो इन दोनों में एक डिफरेंस तो हो गया भाई ये, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट। देखिए, चौथा पॉइंट है कि इसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, और इसमें अनुमति आवश्यक नहीं है,
इसमें अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए भाई, ये जो 2 पॉइंट है धन विधेयक से मैच कर रहे हैं। धन विधेयक को भी लोकसभा में पेश किया जाता था, जो हमने पहले पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है तो वो पिछली क्लास देखें, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। आपको प्लेलिस्ट में आपको हमारी मिल जाएगी वो क्लासें, हमारे चैनल पर जाइए आप। लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को, और राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। 2 चीज़ें जो हैं टाइप फर्स्ट की धन विधेयक से मैच कर रही हैं, तो ध्यान रखना किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, अब हमने देखा था कि भाई धन विधेयक में क्या था कि राष्ट्रपति को बड़ी सीमित, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई देखो सबसे पहले तो ये कर रहा हूँ कि जो धन विधेयक था हमारा और धन विधेयक और ये हमारा जो वित्तीय विधेयक है, तो मैं मैच करता चल रहा हूँ, मतलब एक तरह से तुलना भी करते चल रहा हूँ। तो आप एक तरह से गहनता से इसको पढ़ेंगे तो आप एक तरह से मतलब इनमें डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। लास्ट में तो हम एक आध पॉइंट देख ही लेंगे। तो देखो 5वां पॉइंट क्या है। 5वां पॉइंट है कि राज्यसभा को इसमें सारी शक्ति प्राप्त है जितनी लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा जो है साधारण विधेयक, एक तरह साधारण विधेयक में दोनों हमने साधारण विधेयक, ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, और इसमें भी सारी शक्तियां प्राप्त हैं। देखो राज्यसभा को इसमें जो है साधारण विधेयक की तरह सारी शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक में क्या था कि राज्यसभा को बहुत ही कम शक्ति प्राप्त थी, लेकिन इसमें जो है राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है। ये ध्यान रखना कि राज्यसभा जो है इस विधेयक को खारिज भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है और वापस भी लौटा सकती है, अपने पास भी पड़ा रहने दे सकती है। ये ध्यान रखना। तो राज्यसभा को इसमें सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जबकि धन विधेयक में ऐसा नहीं था। धन विधेयक में सीमित शक्ति प्राप्त थी, ये समझिए। अब चलिए अगला पॉइंट नीचे लिख देते हैं, 6वां पॉइंट। इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। देखिए, क्योंकि राज्यसभा को बराबर शक्ति प्राप्त है तो भाई संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, क्योंकि जब बराबर शक्ति प्राप्त होंगी तो गतिरोध हो ही सकता है, तो गतिरोध हो सकता है। संयुक्त बैठक इसमें भी बुलाई जा सकती है और संयुक्त बैठक इसमें भी बुलाई जा सकती है। देखिए हम साथ साथ जो है, जबकि धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं था, क्योंकि राज्यसभा को शक्ति उसमें नहीं थी, सिर्फ लोकसभा को ही शक्ति थी। जिसमें एक ही सदन को शक्ति हो तो उसमें गतिरोध का मतलब क्या, तो फिर संयुक्त बैठक का क्या मीनिंग रह गया। इसमें दोनों सदनों में गतिरोध हो सकता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो इन दोनों की भी हमने तुलना की। अच्छा, राष्ट्रपति का इसमें समझ लीजिए, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि इन दोनों टाइप के विधेयकों में ही राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है वापस दोनों सदनों को। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें पुनर्विचार के, इनके धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए विधेयक को नहीं लौटाया जा सकता था, ये राष्ट्रपति को शक्ति नहीं थी। लेकिन इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो जो है विधेयक को वापस भी लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। तो मैंने जितना भी प्रोसेस आपको समझाया कि प्रक्रिया क्या है इनको पास करने की, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो वित्तीय विधेयक का सारा ये जितना भी ढांचा है वित्तीय विधेयक का किस प्रकार से धन विधेयक से अलग हो रहा है। तो आप इसके तकनीकी पक्ष समझिए। अच्छा, ये जो टाइप सेकंड है, तो टाइप सेकंड के बारे में एक विशेष प्रावधान ये है कि टाइप सेकंड का जो विधेयक है, हम जानते हैं ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो पेश तो ये बिना अनुमति के किया जाएगा राष्ट्रपति के, लेकिन जब इस पर चर्चा होगी या इसको पास करने की बात होगी तो एक तरह से राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है इसमें। तो ये बात ध्यान रखना कि भी राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है इसमें। अगर जो है ये इस पर चर्चा होनी है, जिसमें चर्चा के दौरान या फिर पेश, मतलब एक तरह से पेश हो तो किसी भी सदन में किया जा सकता है बिना अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस पर चर्चा होती है तब राष्ट्रपति की सिफारिश जो है इसमें चाहिए होती है। तो ये एक फैक्ट है, कभी बड़ा हार्ड है वैसे तो कि नहीं आएगा जल्दी से किसी एग्जाम में, लेकिन जो बड़े एग्जाम है उनमें पूछा जा सकता है कि भी इसमें चर्चा के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है। तो शायद आप अब समझ पाए होंगे कि भी किस तरह से डिफरेंस है। अगर इन सारे पॉइंटों को आप धीरे धीरे समझेंगे, एक एक पॉइंट को पर आप मतलब विचार करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि जो फाइनेंशियल बिल है यानी कि वित्तीय विधेयक है वो किस प्रकार से धन विधेयक से अलग है, या फिर इसके टाइप फर्स्ट किस प्रकार से धन विधेयक से मैच कर रहा है, और इसका जो टाइप सेकंड है वो किस प्रकार से टाइप फर्स्ट से इसके ही अलग है, या फिर वो फिर धन विधेयक से कैसे अलग है। तो आप इसके तकनीकी पक्ष ध्यान से समझना, थोड़ा जटिल है, बोरिंग भी है, लेकिन प्रयास करेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो वैसे तो वित्तीय विधेयक यहीं ख़त्म हो जाता है नहीं, लेकिन हम जो है एक मतलब लास्ट में 1-2 पॉइंट देख लेते हैं कि मतलब जो हमारा धन विधेयक था और वित्तीय विधेयक में क्या संबंध बन सकता है। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि हमारा जो धन विधेयक था तो वित्तीय विधेयक का ही एक भाग है एक तरीके से। देखिए धन विधेयक का संबंध
और ये हो गया हमारे पास वित्तीय विधेयक। देखिए धन विधेयक का संबंध धन से ही है, जब धन आ रहा हो, इस तरह से कुछ समझिए। और इसका मतलब धन से तो है ही, प्लस व्यय से भी है। इसमें खर्च भी होता है, जैसे विकास कार्यों के लिए भी खर्च होता है इसमें। तो एक तो ये देख सकते हैं आप कि भी इसमें व्यय भी करा रहे हैं ये विकास कार्य के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए, और इसमें व्यय भी हो रहा है, विकासात्मक कार्य हो रहा है, ये सब चीज़ें। और एक अंतर तो आप ये देख ही सकते हैं कि भी इसका संबंध तो जो धन विधेयक का संबंध है तो उसका संबंध 110 से है, 110 वाले विषय से। और इसका संबंध भाई देखो, इसका संबंध तो सीधी सी अगर जो मैं आपसे कहूँ तो 110 से तो है ही, और जो अन्य विषय हैं, अन्य का मतलब 117 से है, उससे भी इनका संबंध है। क्योंकि हम जानते हैं कि वित्त विधेयक का ही एक पार्ट धन विधेयक भी है, तो ये अंतर हो गया। और लास्ट में अगर हम देखें तो इस प्रकार का कुछ संबंध बनेगा। देखिए ये हो गया हमारे पास धन विधेयक, और ये हो गया हमारे पास वित्तीय विधेयक। यानी कि वित्तीय विधेयक का विस्तार जो है बड़ा है। अब इससे एक चीज समझ में आ गई होगी कि हर धन विधेयक जो है वित्तीय विधेयक हो जरूर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं भी पूछा जा सकता है। हर धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक उसके अंदर समाहित है, छोटी चीज है, तो हर धन विधेयक जो है वित्तीय विधेयक होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक हो, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये इससे अलग है, ठीक है नहीं। लेकिन ये पार्ट इसी के अंदर आ रहा है, इसका छोटा है, उसके अंदर ही समाहित हो गया, तो हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक है। सीधी सी बात है कि भी हर धन विधेयक जो है वित्तीय विधेयक होगा। लेकिन हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका टाइप सेकंड भी पढ़ा है हमने और टाइप फर्स्ट भी पढ़ा है। जो टाइप फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर टाइप फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है नहीं, यहाँ पर टाइप सेकंड आ जाएगा, तो ये अलग भी तो है, और यहाँ धन विधेयक है ये, ठीक है नहीं। तो ये आप समझिए इस तरह का डिफरेंस इसमें है। तो आप धीरे धीरे इनको पढ़िए, समझिए, शायद चीज़ें समझ में आएंगी। ठहर कर पढ़िए, रुक कर पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पर लिख लेना, जिस तरह से आपको सूटेबल लगे चीज़ें उस तरह से समझिए। तो ये इसके टेक्निकल पक्ष थे, इनका प्रोसीजर था। लोकसभा को कह सकते हैं, राज्यसभा को कह सकते हैं, वो इसका पक्ष था। और एक पक्ष ये भी था कि राष्ट्रपति को कह सकते हैं। राष्ट्रपति में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस एक आध पॉइंट का डिफरेंस है इसमें, वो चीज़ें हैं। और आपको समझ आया होगा कि धन विधेयक वित्तीय विधेयक में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। तो अब हमारे पास दो विधेयक बच गए हमारे, जो साधारण विधेयक था और एक संविधान संशोधन विधेयक था। और जैसे ही हमको समय मिलेगा तो उस पर हमारा लेक्चर आएगा, आप उसको समझिएगा, और आपके चारों जो विधेयक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेन पार्ट है संसद का, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।